अल्फा कण जो निकलने वाले जो पदार्थ है उसको लेकर और स्वर्ण पन्नी पर जो है वो अल्फा कणों की बौछार की गई, ठीक है। और उसके पीछे क्या लगाया गया, एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का पर्दा। तो उससे क्या है कि इनको पता चलता रहे कि कौन कौन से पदार्थ जो है वो जाकर उस पर्दे पर टकरा रहे हैं, यानी अल्फा कण जाकर टकरा रहे हैं। क्योंकि स्फुरदीप्ति पदार्थ से जैसे ही टकराएंगे तो वहाँ उत्पन्न क्या होगी, चमक उत्पन्न होगी, इसलिए उनको पता चलता रहेगा। तो उन्होंने जितने कण अल्फा कण वहाँ से निकले उनमें से अधिकतर कण क्या हो रहे थे, जाके पर्दे से टकरा रहे थे, यानी श्रवण पन्नी से गुजर कर पर्दे से टकरा रहे थे। कुछ कण जो है वो अपने पथ से विचलित होकर जो है इधर उधर जो है वो पर्दे पर टकरा रहे थे, बाकी सब सीधे सामने जाके पर्दे पर टकरा रहे थे, जहाँ से निकल रहे थे वहीं से, ठीक है। अब इसमें क्या जो है खास बात देखेंगे कि एक कण जो है वो बिल्कुल सीधा का सीधा टकराया और टकरा के वापिस उसी दिशा में लौट आया। वो भी कितना, 20,000 में से कोई एक कण। मान लीजिए उन्होंने जो है मान 40,000 कण डाले, उसमें से 2 कण ही ऐसे निकले कि जो उससे लगभग 2 कण ही ऐसे निकले कि वो उससे टकरा कर वापिस से लौट कर आए हों। तो इस घटना को उसने जब निष्कर्ष के रूप में बताया कि ये निष्कर्ष जो है हमने निकाले कि इसका मतलब क्या है कि परमाणु जो यानी सीधे जाकर टकरा रहे थे, कहीं नहीं विचलित हो रहे थे, वो तो इसका मतलब क्या है, यानी परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। कुछ विचलित हो रहे थे, इसका मतलब क्या है कि एक बीच में धनावेशित भाग है, इसलिए धनावेशित जो अल्फा कण है वो क्या हो रहे हैं, आपके जो है विचलित हो रहे हैं, ठीक है। यानी धनावेश को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। और एक कण जो है बिल्कुल उसी ठोस भाग से जाकर टकरा गया जहां पर धनावेश मौजूद है, वो धनावेश मौजूद है, इसका मतलब यानी वहां पर धनावेश है और धनावेश बहुत ही कम स्थान को घेरे हुए है, लेकिन बिल्कुल ठोस भाग है, वहां से अगर कोई कण टकराता है वो बिल्कुल लौट कर आता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे उन्होंने क्या मॉडल प्रस्तुत किया वो पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। यानी उन्होंने क्या मॉडल दिखाया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट पॉइंट हम बात करें कि परमाणु जो है वो बिल्कुल जो है क्या होता है, खाली होता है, अधिकांश भाग उसमें खाली है, ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। तो लिख सकते हैं परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होते हैं, नाभिक होता है जहां प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित कण। प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित, ठीक है। बिल्कुल जो है वो ठोस भाग है इसका होता है। नाभिक का आयतन अत्यंत कम, ठीक है। परमाणु की तुलना में कुल परमाणु की साइज है उसकी तुलना में 10⁵ गुना छोटा, ठीक है। इतना फर्क होता है। यानी आप ऐसे देखो कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा ग्राउंड है, उस 5 किलोमीटर का ग्राउंड है, 5 किलोमीटर का एरिया है, उसका परिधि है, और वहाँ बीच में एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। वो बॉल जो है वो किसका काम करेगी, नाभिक का। और जो 5 किलोमीटर का ग्राउंड है वो किसका काम करेगा, परमाणु का। इतना छोटा होता है, सोच लो आप कितना छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अत्यंत कम होता है। ये ऐसी कल्पना किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तीसरा इसने कहा था कि जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। परमाणु क्या होते हैं, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये इसका मूल जो है बात हो गई, ठीक है। वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन व नाभिक, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित, और नाभिक क्या है, धनावेशित।
के बीच आकर्षण होता है। तो ये हो जाना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के ऊपर आ जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, जैसे चुंबक चिपकती है वैसे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका जो अपकेंद्रीय बल है वो उसको क्या करता है, दूर धकेलता है, ठीक है। यानी परिधि का अपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर करता है, ठीक है। यानी जैसे आप मान लीजिए, इसको समझने के लिए ऐसे कीजिए कि एक पत्थर लीजिए, उसके ऊपर रस्सी बांधिए, फिर इस पत्थर को ऐसे धीरे 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 घुमाना शुरू कीजिए, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप अगर नहीं घुमा रहे हो, ऐसे छोड़ दोगे तो भी पत्थर कई देर तक घूमता रहता है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि वो वहीं उसी परिधि में घूमता रहता है, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से होता है कि परिधि के जो है वो एक अपनी परिधि में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, न तो वो यानी उस परिधि के बल के कारण जो है वो न तो वो परिधि से बाहर गिरता है और न ही परिधि के अंदर या नाभिक के ऊपर गिरता है, इसलिए वो निश्चित वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा, ठीक है। तो इस तरह का जो है परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। इन्होंने इस मॉडल की तुलना सोलर निकाय से की। सोलर निकाय मतलब आपका जो आप अपने जो सूर्य जो है इसके चारों ओर जो है आकाशगंगा जो है उसमें सूर्य जो है चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो ग्रह है, उससे इसकी तुलना की। यानी अपना जो सौर मंडल है, सौर मंडल से, ठीक है, यानी आप उसको सौर मंडल नाम से भी बता सकते हो कि इसकी तुलना किससे की, सौर मंडल से। ठीक वैसे ही जो है इसने कहा कि जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक जो है केंद्रीय बल भी जो है ग्रह यूज करते हैं, उसकी वजह से ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षा में या अंडाकार जो भी कक्षा होती है उसमें चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो है हमारे ग्रह तो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इस मॉडल की जो है कमियां पढ़नी है हमें, ठीक है। इसमें खूबियां भी बहुत हैं तो कमियां भी बहुत ही मिलेंगी, लेकिन ये भी एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी मॉडल सिद्ध हुआ। इससे इस मॉडल से हमें क्या पता चला कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। यानी प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इस तरह की बात जो है वो रदरफोर्ड द्वारा समझाई गई थी, ठीक है। उससे पहले थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, ठीक है, प्रोटॉन की खोज हो गई थी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था एग्जैक्ट कि नाभिक में या जो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। अब कुछ इस तरह का आइडिया लगने लगा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं और प्रोटॉन कहाँ होते हैं। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपनी बात को पूरी तरह से नहीं समझा पाया रदरफोर्ड, ठीक है। इसलिए हम इस चीज को और जो है कमियों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो खूबियां भी पढ़ ली तो कमियां भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मेन तो क्या है इसमें, यह जो है वो परमाणु के स्थायित्व को पूरी तरह से नहीं समझा पाया, ठीक है। परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया, एक तो ये कमी रहेगी। नहीं समझा या, ठीक है, नहीं समझा पाया ये स्थायित्व को, एक तो ये कमी रहेगी। दूसरी कमी क्या रहेगी कि इससे पहले मैक्सवेल की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें थी उनकी खोज हो चुकी थी, तो उनका ये मानना था कि जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उत्पन्न होती है तो जैसे ही निकलती है तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, ठीक है। और यानी इन्होंने तरंग के समान ही माना इलेक्ट्रॉनों को, तो उस तरंग के अनुसार अगर माना जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा गति करे, यानी लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के ऊपर आकर गिर जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है इस चीज को उन्होंने बताया, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा व्यय करेगा, लगातार अपनी ऊर्जा व्यय करेगा,
ठीक है, किसके अनुसार? मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुसार, ठीक है, यानी उनके अनुसार, यानी मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय की तरंगें जो बताई थी उनके अनुसार जो है ये लगातार अपनी ऊर्जा का व्यय करेगा और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा? परमाणु नाभिक पर गिर जाएगा और परमाणु क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, परमाणु तो स्थिर होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। और एक और कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा व्यय करता है, यानी यदि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा व्यय करता है तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो क्या आना चाहिए? स्पेक्ट्रम सतत आना चाहिए, जबकि इसका स्पेक्ट्रम सतत नहीं आता है, ठीक है, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम आना चाहिए जबकि इसका स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो है इसने बताया। तो ये तो आपका हो गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। तो इसमें स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए? सतत होना चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसा होता है? जबकि रेखीय स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे लाइनस हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, जबकि रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इसकी कमी होगी। कौन सी कमियां होगी? पूछा जाता है परीक्षा में कि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका, ठीक है, परमाणु स्थायी कैसे होता है, ठीक है, ये बात तो बता दी इसने, लेकिन स्थायित्व को नहीं बताता है। और एक बताया कि मैक्सवेल की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसके अनुसार वो जो तरंगे होती हैं वो लगातार अगर कहीं से निकलती है, गुजरती है, तो वो लगातार क्या करती है? ऊर्जा का, विकिरणों का उत्सर्जन करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और एक टाइम बाद क्या हो जाएगी? इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वो कहाँ गिर जाएगा? नाभिक के ऊपर या नाभिक से बाहर, ठीक है, परिधि से बाहर। फिर एक और कहा कि लगातार अगर कोई ऊर्जा विकिरित करेगा तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए, यानी उसका बेस है ये, यानी उसको समझाने के लिए बताया गया कि अगर ये लगातार करता है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, ठीक है, जबकि सतत नहीं है और स्पेक्ट्रम कैसा है? रेखीय, ठीक है। ये बात होगी आपकी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ठीक है। सबसे पहले परमाणु संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, आप जिसको परमाणु क्रमांक भी कहते हो वही है, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ये जो है आपके क्या होता है समझ लेते हैं। परमाणु संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? Z से, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय आवेश भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नाम नाभिकीय आवेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं किसी भी उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी उदासीन परमाणु के लिए, ठीक है, क्योंकि उदासीन तभी होगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको परमाणु संख्या से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई उदाहरण देना हो तो कार्बन के लिए दे सकते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6, ठीक है। इसमें 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 6 ही प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। इस तरह से आप कहोगे, ठीक है। लेकिन किसी आवेशित परमाणु की अगर बात आ जाए, यानी आपको कहा जाए कि आवेशित परमाणु, ठीक है, मान लीजिए आपको Cl- कह दिया गया, ठीक है।
Cl उदासीन की बात करो तो उसमें 17 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 17 ही क्या होते हैं प्रोटॉन, ठीक है 17 इलेक्ट्रॉन 17 ही प्रोटॉन। लेकिन यहाँ क्या है जो है 18 तो इलेक्ट्रॉन है और 17 क्या है प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कह सकते हो। तो आवेशित परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी आवेशित परमाणु के लिए जो है वो आप निकालना चाहो तो अगर आपको देखना हो कितना आवेश है कितना आवेश जो है नहीं दिया गया जो भी है, तो इसमें आप बता सकते हो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 17, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 18, क्योंकि आवेश बदलता है तब इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं तब बदलता है, ठीक है, प्रोटॉन से नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो आवेश कैसा हो जाता है धन आवेश, जैसे सोडियम के लिए, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11 और प्रोटॉन भी कितने 11, जबकि Na+ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11। तो इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक आवेशित परमाणु के लिए बात की जाए, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं द्रव्यमान संख्या। दूसरी बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, मास, ठीक है, नंबर, ठीक है, भार जिसको आप भार बोलते हो पढ़ते आए यहाँ, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या, ठीक है। यानी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो A से, ठीक है, आप Z प्लस N, A बराबर Z प्लस N, N क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या, Z क्या है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा A द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी आती है, तो कितनी आती है देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो Z कितना है 8 और 8 कितने इसमें न्यूट्रॉन, तो कितना आ जाएगा A 16, ठीक है। इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये तो होगी आपकी जो है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की बात होगी, ठीक है। अब किसी तत्व को प्रदर्शित करना हो तो किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, किसी तत्व को प्रदर्शित कैसे करें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Z(x), ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे Z और यहाँ पे लिखेंगे A, कई बार ये भी लिख दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं, लिखने का तरीका अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है कि Z मतलब पैरों में जो लिखा है वो क्या है परमाणु क्रमांक, ठीक है, यानी प्रोटॉनों की संख्या, A मतलब द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको किसी तत्व के या परमाणु को व्यवस्थित प्रदर्शित करना हो तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होता है, ध्यान रखना, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या हो समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स, ठीक है। आप देखिए परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इनकी बात कर लेते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण, ठीक है, कार्बन के समस्थानिक
ये क्या है, कार्बन के समस्थानिक है, ठीक है। दिख रहा है ना, परमाणु क्रमांक सबके क्या है, 6 है, सेम है, जबकि परमाणु भार जो है सबके अलग अलग है, परमाणु में द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, 12, 13, 14, ठीक है। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। परमाणु क्रमांक सबके क्या है, सेम, परिभाषा के अनुसार। ऑक्सीजन का भार इसका 16, इसका 17, इसका 18, ठीक है। हाइड्रोजन का देख लेते हैं, इनके तो नाम भी हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3, इसका नाम है प्रोटियम, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है ड्यूटीरियम, क्या नाम है, ड्यूटीरियम, D से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसका नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम, T से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो TDT, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम आपने पढ़ा होगा, भारी जल का सूत्र, ठीक है, भारी जल का सूत्र, यानी ये H2O होता है तो ये यहाँ पे D2O होता है, पढ़ा होगा आपने कभी, भारी जल का सूत्र, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर्स में मंदक के रूप में काम होता है ये D2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भारी जल। समुद्री जल में कुछ इसकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है, इसके बहुत सारे उपयोग हैं ड्यूटेरियम समस्थानिक के, ठीक है। तो ये हो गए समस्थानिक, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पर, समभारिक, क्या होते हैं, समभारिक, जिसको आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार, ठीक है, समभारिक, आइसोबार। अब ध्यान रखना, ये तो एक ही तत्व के परमाणु थे, इसमें समस्थानिक में, ठीक है। जबकि समभारिक की अगर बात करें तो इसमें क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिनके परमाणु भार तो समान हो लेकिन जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, जैसे 19 के पोटेशियम 19 पे आता है और इसका मान लीजिए भार 40, ठीक है, इसका भार 40 होता है, ठीक है। एक समस्थानिक है पोटेशियम का, ठीक है। जैसे पोटेशियम का जो है वो कितना होता है, 39 भी होता है, ठीक है ना, एक 39 वाला भी होता है, एक 40 वाला भी होता है, ठीक है। तो इसमें किस लिए फर्क आता है ये भी पढ़ेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या की वजह से फर्क होता है, ठीक है। अब आते हैं कैल्शियम 30 और 40, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों के भार क्या है, सेम है, परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, एक तत्व के नहीं अलग अलग तत्व के, इसमें क्या होगी, समभारिक, ठीक है। और कोई उदाहरण याद हो देख लेना, ठीक है। इस तरह से इनको समभारिक कहेंगे, ठीक है। अब अगर हम इनके प्रोटोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 19, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 20, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 19, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 20, ठीक है। ध्यान रखना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करोगे, जो द्रव्यमान दिया हो, यानी जो आपको A बराबर Z माइनस जो है आपने पढ़ा था N प्लस N पढ़ा था, ठीक है। उसमें आपको ये निकालना हो तो A माइनस Z कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करना होगा, 40
माइनस प्रोटॉन कितने हैं 19, कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 21, यहाँ पे कितने हैं 20, ठीक है, न्यूट्रॉन सॉरी, ठीक है। तो आप निकालोगे तो कितने आ जाएंगे 20। समझ में आई बात? तो ये उसमें क्या है खास बात होगी, ठीक है। इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो आप देख रहे हो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन कितने हैं 21 प्लस प्रोटॉन कितने हैं 19 बराबर 40। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं 20 प्लस 20 बराबर 40, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। ये हो गए समभारिक, ठीक है। अब तीसरा आता है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, ठीक है। ये कुछ अलग तरह के, आपको इन चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा समझना है। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार छोटे छोटे, क्या होते हैं ये आइसोडाइफर्स, यानी जिनके यानी ऐसे तत्व है जिनके जो परमाणु यानी दो अलग अलग तत्व है जिनके परमाणु जो के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या होती है उसका जो यानी अंतर जो होता है वो कितना होता है बराबर होता है, ठीक है। यानी ऐसे परमाणु ऐसे तत्वों के परमाणु या ऐसे तत्व है, ऐसे कह सकते हैं, कुछ परिभाषा में लिखना चाहिए तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का अंतर समान हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं आइसोडाइफर्स कहलाते हैं, ठीक है। कैसे उदाहरण देते हैं, एक 5 बोरॉन 11, एक 6 कार्बन 13, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, मैं यहाँ प्रोटॉन की संख्या लिख रहा हूँ, कितनी है 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अभी कोई फर्क नहीं समझ में आएगा आपको। अभी आपको क्या देखना है कि अब देखिए न्यूट्रॉन, यहाँ कितने हैं न्यूट्रॉन कितने हैं देखिए, निकालना हो कैसे निकालोगे, 11 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7, ठीक है, सॉरी 6, 7 क्या, इसमें 13 माइनस 6 जो है न्यूट्रॉन कितने हैं 7, ठीक है। प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन यानी इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आता है, 1 आता है दोनों। कैसे आप देख लीजिए 6 माइनस 5 और इधर जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन हटा रहे हो, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन हटा रहे हो, अंतर समान आना चाहिए, ठीक है। मैं अभी मैथमेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो 1 का प्लस 1 आएगा, आप सेम तरीके से करोगे तो 1 का माइनस 1 आएगा, वो नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए 7 माइनस 6 तो कितने हो जाएंगे 1, ठीक है। ये 1 अंतर दोनों का क्या है समान है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंतर समान है, अंतर समान, ठीक है। यानी जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी 6 जो है न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है 5, तो कितना है 1, ठीक है। किसमें इसमें, और इसमें कितने हैं न्यूट्रॉन कितने हैं जो है वो 7 है, ठीक है। तो 7 माइनस जो है 6 कितना आ जाएगा 1, तो दोनों का अंतर क्या है समान है, इसलिए क्या कहलाए आइसोडाइफर्स, ठीक है। ये हो गया आइसोडाइफर्स।